नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर केसी पंत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल में जो राजनीति का तरीका जो प्रचलन में है आजकल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सेटिस्फाइड हैं आप इससे? नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रगति हो रही है और ये तो वातावरण है, बदलता रहता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि प्रगति होनी चाहिए। जो भी हमको कार्य दिया जा रहा है उसमें उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और हमको उसको आदेश करने के लिए हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए और हम उसको कर रहे हैं। सर, धर्म के आधार पर जो राजनीति आजकल देखी जा रही है, साफ तौर पर आपका क्या मानना है सर कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या हमें मेन मुद्दों पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो हमारे युवा वर्ग हैं स्पेशली? नहीं, हम तो जो जिस ग्रुप को हम लोग बिलोंग करते हैं और जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, तो हम सब लोगों को तो विकास है, निरंतर प्रोग्रेस करने वाले जो भी विचार हैं उसकी अगर बातचीत हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कहलाएगी और वही होता रहा है, वही फ़ायदेमंद भी नज़र आता है और सबका भला उसी में है। जी सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सर क्या फोकस उनका रहा है? देखिए, सभी का फोकस स्वास्थ्य विभाग को है। कई लिमिटेशंस होती हैं, कई अपने हम बात करने में हम कुछ भी कहें लेकिन कई तरह का इंतजाम करना पड़ता है। तो उसी लिहाज से जो भी शासनादेश या सरकारें आई हैं और हर एक का एटीट्यूड यही रहा है कि प्रोग्रेस होती रहे, क्योंकि जनमानस से जुड़े हुए हम लोग सब लोग हैं। तो उसमें होता है कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन हो रहा है, निरंतर प्रगति हो रही है और उसका नतीजा ये है कि हम आज एक बहुत अच्छे वातावरण में बैठ के काम कर रहे हैं और नतीजे भी अच्छे देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्राइवेट अस्पताल आमतौर पर आप देखते हैं कि बहुत मनमानी की फीस वो वसूल करते हैं। इस पे क्या कोई कड़ा कानून आना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हम जो सेवाएं देते हैं सरकारी स्तर पर, हमको कई तरीके से सहायता गवर्नमेंट देती है, कई प्लानिंग्स होती हैं, योजनाएं हैं, कई फंड्स होते हैं। उसके बाद ही हम एक कॉम्पैक्ट रूप में हम मरीज जो हमारे पास आता है उसको हम सुविधा देने के में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए हम सरकारी और प्राइवेट में कोई ज़्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर, पलायन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पलायन तो जहाँ भी विकास होगा, जहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई सोचेगा कि उसको पढ़ता है लिखता है, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में देखे, चाहे पारिवारिक रूप में देखे, चाहे स्टेट रूप में देखे, वो प्रोग्रेस करता है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आएगा, वापस आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। तो पलायन तो पूरे भारतवर्ष में हम सब लोग फैले हुए हैं, तो वो जब कभी इंडिविजुअल मामला आता है तो पलायन की बात होती है। अगर सुविधाएं होंगी तो कोई क्यों अपने घर को या अपने पैतृक निवास को छोड़ करके इधर उधर क्यों जाना चाहेगा? तो यही है, ये हमेशा एक तो समाजशास्त्र का नियम है, वापस लोग अपने घरों को लौटते हैं, लौट रहे हैं, लौटना शुरू हो गया है और इसलिए उनके आने से फिर से डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो ये लोगों की मानसिकता होती है, पहले लोग भागते हैं दूसरी तरफ, फिर वापस अपने ओरिजिनल जहाँ के वो होते हैं वहाँ वापस आते हैं और फिर से अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वापस वही पुराने दिन फिर से आने लगेंगे। जी सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बात आपने पलायन की तो सर देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे प्लेन्स एरिया की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो यहाँ पे प्लॉट लेने की जगह नहीं हो रही है, क्योंकि लोग पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ों के घर, मैदानों में प्लॉट लेने की जगह नहीं है। इसमें आपका सर सुझाव क्या है कि किस तरह से पलायन को रोका जाए और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? नहीं, अगर जैसे कोई पढ़ाई करता है गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में, गांव में रहता है, फिर वो जिला में आता है, फिर वो राजधानी में आता है, तो जो उसके जीवन का मकसद है वो अगर सुविधाएं उसको उसके नियरेस्ट मिलने लगेंगी तो वापस वहीं रहेगा। लेकिन ये है कि ये आदमी की मानसिकता होती है, शुरू में आते हैं, लेकिन अब कई अपॉर्चुनिटी ऐसी लोगों के मानसिकता बदल रही है। देखिए, क्लीन इन्वायरमेंट है तो आपको वो उसी जगह मिलेगा जहाँ पर आप थे, तो वापस लौट रहे हैं लोग। आप भी होम स्टे देखिए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग अपने घरों को एक गेस्ट रूम में बना करके लोगों को रुकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब वो बाहर के लोगों को रुकने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो उनके दिमाग में ये भी आएगा कि हम इनको रोक रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं, तो वापस वो अपने इन्वायरमेंट में वापस आएंगे और वो उस इलाके को डेवलप करेंगे, तो पलायन रुकना शुरू हो जाएगा। प्लेन और
इसमें डिफ्रेंशिएट करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ की लाइफ स्टाइल कितनी फास्ट है। जी, 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 और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी पहाड़ में है कितना सुकून है, लेकिन वहाँ अन्य तकलीफ़ें बहुत हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ईंधन की समस्या है, पैदल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लोग आज गेस्ट हाउस बना करके वापस वहाँ रह रहे हैं, बाहर के लोग आके रह रहे हैं। तो जब वो लोग रह सकते हैं तो वहाँ का ओरिजिनल व्यक्ति जो पहले बचपन जिसने गुजारा है वो वापस वहाँ जा रहा है। तो कई चीज़ें उसको लगता है कि मैं कई लोगों का ये है कि डबल पहले यहाँ रहते रहे शुरू में, फिर अब वापस अपने गांव में जा रहे हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। और ये तो एक समाजशास्त्र का नियम है कि पहले आदमी भागता है दूसरे का, फिर वापस अपने ओरिजिनल जहाँ प्लेस होता है वहाँ वो वापस आता है। तो ये हो रहा है और ये बदलाव जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी तकलीफ़ें हैं जो उसको लगता है कि वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ जब वो कंपेयर करता है तो अपनी बाकी सुविधाएं जुटा करके वापस अपने ओरिजिनल गांव में या निवास स्थान में जाते हैं। बताते तो सब लोग हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। कितना गर्व उनको महसूस होता है कि हम कौन से गांव के हैं, कौन सा हमारा मूल निवास है। तो वापस उसी में जाना चाहते हैं। मजबूरी भले ही उनको रोक ले, लेकिन उनको अगर मौका मिलेगा तो वो वापस जाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे है, एक डॉक्टर होने के नाते नहीं बल्कि उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते आपसे मेरा एक सवाल है कि आप देखते हैं कि पहाड़ों में हम टूरिज्म की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा रोजगार वहाँ पर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि बाहर के लोग आकर वहाँ पर होटल बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो भू कानून के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे पहाड़ में लोग बहुत सीधे थे, बहुत कमज़ोर थे और उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन आज के समय में जब मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को जानकारी मिल गई है और उनके जो साधन हैं वो भी थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो वो उन्हीं इन्वायरमेंट में और बेहतर रह रहे हैं। जब बाहर का आदमी वहाँ आकर के कुछ दिन टूरिस्ट के रूप में आके रहता है तो वो फिर कंपेयर करते हैं कि लोग इतना पैसा खर्च करके यहाँ आके रह रहे हैं और हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है ये उनको एहसास हो रहा है। तो अब वो अपनी ज़मीन या जो उनका घर है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर ये फिर है कि हम इसको क्यों छोड़ें, पलायन कर रहे हैं। पहले लोग अपना सब कुछ बेच बाच करके प्लेन्स में या दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जा कर के रहे, लेकिन आज के दिन में उनको जहाँ वो थोड़ा सा भी आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं तो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में जाने के लिए चाह रहे हैं। तो जब उनका वो स्पेस रहेगा, उनकी ज़मीन बची रहेगी, तभी तो वो जाएंगे। तो उनको मालूम हो रहा है कि बाहर का, और वही लोग बेच रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हमको संभाल के रखना चाहिए, पुरखों की ज़मीन है, हमको इसी में रहना चाहिए। गेस्ट हाउस बना लें लेकिन अपने ही नाम से रखें। तो ये चीज़ उनके विचार बन रही है और नई जो जनरेशन है उनका सोच बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड भी हो रहे हैं, MBA कर रहे हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं, अपने साथियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में जा रहे हैं। तो ये भू कानून या ये सभी स्टेट में ऐसा जो चल रहा है उसकी ये उसी वजह से कि जो फ्रस्ट्रेशन था वो अब धीरे धीरे इस रूप में आएगा तो अपना रोज़गार वो बनाएंगे। और लोगों को कई तरह के रोज़गारों के बारे में मालूम पड़ गया है। वो मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोग देखते हैं कि अरे हम ये चीज़ अपने वहाँ भी कर सकते हैं। और लोगों को इसमें हम छोटा मोटा सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंसेप्ट है वो उसको कर रहे हैं, करेंगे। आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट और देवभूमि जो है वो तो हमारे पास प्लस पॉइंट है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कितने खुश होते हैं अपने इलाकों में। बस यही ज़रूरी है, जो तकलीफ़ें हैं उसमें अगर सुधार हो जाता है तो वो रुक जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी वापस अपने गांव में जा रहे हैं, अपने जो सैनिक भाई हैं हमारे वो वापस आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं धीरे धीरे मिलके वापस, क्योंकि स्पेस तो वहीं बचा है ना। संघर्ष के साथ सुविधा भी वो जुटा लेंगे तो रुकने का माध्यम बन जाएगा। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी इलेक्शन आते हैं सर, ठीक है, तो हमारे जो मुद्दे होते हैं वो किसी धर्म या जाति में बदल जाते हैं और हम मेन मुद्दे जो हमारे ठोस मुद्दे होते हैं, रोजगार की बात वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर आरक्षण की बात नहीं होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ये सब व्यक्तिगत सवाल हैं, लेकिन इन सब में जो है एजुकेशन का है, व्यक्ति की सोच का है, जी जी जी, उसका प्रभाव पड़ता है। और ये आप और हम नहीं बता सकते कि किसी के मन में क्या है, लेकिन लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का
ये माहौल भले ही कुछ भी हो, लेकिन जो इंटरनल फीलिंग है वो हर आदमी की प्रगतिशील रहती है और वो किसी को नहीं बताते, बात भले ही वो कुछ भी करें, लेकिन जब वो अपना मतदान करने जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है उनका कि आप कोई भी उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई उनको बरगला नहीं सकता। सर, आपका क्या मानना है कि अगर युवा नेता को लीडरशिप मिले तो क्या क्या सर फायदे इससे हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर नहीं, देखिए, दोनों का बहुत समावेश परिवार में, जब हर तरह के जब लोग होते हैं तो ही परिवार संगठित होता है। जी। बुजुर्गों की राय, उनका अनुभव और उनका जो एक उनकी लाइफ का जो गुजरा हुआ समय है वो लोगों को कई बार गलत काम करने से रोकता है उनके अनुभव से। और ऐसी ही सोच का है युवा का कि युवा जब कोई काम करता है जो नया जानता है तो वो दोनों का अगर समावेश एक सही अनुपात में हो तो स्टेट या कोई भी घर या स्टेट या जिला या कोई गांव तुरंत वो उसका रिजल्ट जो है अच्छे रूप में आता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता अपने अपने तरीके से समाज में होती है और वही समाज प्रगति करता है जहाँ हर एक की रिस्पेक्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे बच्चे हों या महिला हों या पुरुष हों, सबका अपना अपना रोल है और सबका अपना जो एक परिवार में या समाज में एक स्थान है उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उत्तराखंड, हमारा भी यही मकसद है कि 21 साल बाद उत्तराखंड और भी ज़्यादा अच्छा लगे, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें और ज़्यादा तेज़ी आए। तो सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो मुहिम है आईपा की, इसको आगे बढ़ाने के लिए सर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये सुझाव मेरे से को जो लोग जानते हैं वो मेरी बातें समझ के, सुन के, समझ के और आपके द्वारा आपके जहाँ भी पहुँचेगी ये मेरी बातें, तो सचमुच उनको मेरी हामी करेंगे कि जो मैंने कहा वो उनके भी विचार हैं। और हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं, पहाड़ में इतने सालों से रह रहे हैं, चाहे वो पहाड़ में रहे हों, चाहे आज देहरादून में बैठे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन बीता है उसका निचोड़ यही है कि प्रगति होती है और सही दिशा में प्रगति हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है क्योंकि जो हमारा युवा है, हमारा जो बुजुर्ग हैं, सबकी सोच ये मिलजुल के ये है कि हम जहाँ भी रहते हैं प्रगतिशील के रूप में सामने आए, तो कहीं भी हम जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपका जो आपने ये मुहिम चलाई है इसके माध्यम से इन चीज़ों को बल मिलेगा और जो अननेसेसरी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अंत में वही होता है कि आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको खुद को आत्मसंतुष्टि जिस काम में होती है वो उसका रिजल्ट सबके लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी में ये आपका प्रयास है कि लोगों को एक अलग तरह की सोच देना और मुझे उम्मीद है कि लोग इन सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज और बेहतर रूप में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद थे दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर केसी पंत, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें स्पष्ट रूप से सामने रखी हैं। तो आप भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।